हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अरस्तू के राज्य संबंधी विचारों से अवगत कराया था। आज मैं आप सभी लोगों को अरस्तू के संपत्ति और परिवार संबंधी धारणा से अवगत कराऊंगा कि अरस्तू ने संपत्ति के ऊपर क्या विचार दिया है, परिवार के ऊपर अरस्तू ने क्या विचार दिया है। अरस्तू संपत्ति को मानव जीवन का एक आवश्यक अंग मानता है। अरस्तू कहता है कि संपत्ति जो है व्यक्ति के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति संपत्ति के अभाव में नहीं रह सकता है। अरस्तू कहता है कि परिवार का जो लक्ष्य होता है सद्जीवन की प्राप्ति करना, और संपत्ति जो होता है सद्जीवन की प्राप्ति के लक्ष्य में या साध्य में एक साधन है। संपत्ति क्या है? एक साधन है जिससे कि परिवार के सभी सदस्य उन्नत जीवन प्राप्त करते हैं। संपत्ति क्या है? एक साधन है, एक मीन्स है। संपत्ति एक मीन्स है जिससे परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, और संपत्ति के द्वारा ही रोटी, कपड़ा और मकान जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। संपत्ति के बगैर न तो रोटी की व्यवस्था की जा सकती है, न तो मकान की, न तो कपड़े की। तो मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। तो अरस्तू कहता है कि संपत्ति के द्वारा ही इन तीन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। अरस्तू कहता है कि यहाँ तक कि संपत्ति के अभाव में व्यक्ति अपना नैतिक विकास नहीं कर सकता है, अपना बौद्धिक विकास नहीं कर सकता है। यानी कि नैतिक और बौद्धिक विकास भी संपत्ति के अभाव में नहीं किया जा सकता है। अतः संपत्ति जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए आवश्यक है। व्यक्तित्व को निखारने का एक साधन है, यह संपत्ति है। तो जैसा कि प्लेटो ने संपत्ति को अनिवार्य नहीं बताया है, वह कहता है कि वह संरक्षक वर्ग के लिए कहता है कि संरक्षक वर्ग को संपत्ति से दूर रहना चाहिए, यानी कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए। संरक्षक वर्ग को संपत्ति को छूना नहीं चाहिए। उनके पास संपत्ति उतनी होनी चाहिए जितने से कि वह अपनी वर्ष भर की आवश्यकताएं पूरी कर सकें। इसी तरह से परिवार के बारे में भी प्लेटो साम्यवादी व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। प्लेटो कहता है कि शासक वर्ग को कंचन और कामनी से दूर रहना चाहिए। शासक वर्ग को कंचन और कामनी से दूर रहना चाहिए। तो जहाँ प्लेटो संपत्ति और परिवार को व्यक्ति से दूर करता है, संरक्षक वर्ग से दूर करता है, वह कहता है कि संरक्षक वर्ग के लिए न तो संपत्ति आवश्यक है न तो परिवार आवश्यक है। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का त्याग कर दिया है, यानी कि साम्यवादी व्यवस्था का वर्णन किया है। लेकिन यहाँ अरस्तू कहता है कि संपत्ति और परिवार दोनों ही व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। संपत्ति के बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। संपत्ति के बगैर व्यक्ति आतिथ्य सत्कार नहीं कर सकता है। संपत्ति के बगैर व्यक्ति आतिथ्य सत्कार नहीं कर सकता है। यानी कि संपत्ति अगर व्यक्ति के पास नहीं होगी तो वह अपने अतिथियों का सत्कार कैसे करेगा। इसलिए अरस्तू संपत्ति को मानव जीवन का आवश्यक अंग मानता है। अरस्तू ने संपत्ति के दो प्रकार बताए हैं। एक है निर्जीव संपत्ति, निर्जीव संपत्ति, और दूसरी है सजीव संपत्ति या निर्जीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति क्या है? वो कहता है कि धन, मकान, खेत, यह सब निर्जीव संपत्ति है। धन, मकान और खेत, यह क्या है? निर्जीव संपत्ति है। इसी तरह से सजीव संपत्ति के बारे में वो कहता है कि दास, सेवक और पशु, यह सजीव संपत्ति है। अरस्तू ने संपत्ति को दो भागों में वर्गीकृत किया है, निर्जीव और सजीव। क्योंकि उस समय प्राचीन यूनान में संपत्ति दास, सेवक और पशु ही हुआ करती थी, खेत ही हुआ करता था, धन ही हुआ करता था। आज की तरह से बंगला, गाड़ी वगैरह वगैरह विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टी का अस्तित्व उस समय नहीं था। तो अरस्तू निर्जीव संपत्ति और सजीव संपत्ति में मानता है। वह कहता है कि धन, मकान और खेत यह निर्जीव संपत्ति है, दास, सेवक और पशु यह सजीव संपत्ति है। तो अरस्तू संपत्ति को परिवार का आवश्यक अंग माना है, यानी कि संपत्ति को व्यक्ति या परिवार का आवश्यक अंग माना है।
परंतु अधिक संपत्ति के संचय पर भी उसने अधिक संपत्ति के संचय का भी उसने निषिद्ध किया है। जैसा कि फोस्टर का कहना है, फोस्टर जैसा कि फोस्टर का कहना है कि अपने कार्य के निष्पादन के लिए हथौड़ा भारी होना चाहिए, परंतु हथौड़ा बनाने वाला उसको अधिक से अधिक भारी नहीं बनाएगा कि वह उससे उठे न। यानी कि जिस कार्य के लिए हथौड़े के भार की आवश्यकता होगी तो उस कार्य के अनुरूप हथौड़े का भार भी उतना ही होना चाहिए। इसी तरह से वह संपत्ति के बारे में कहता है कि संपत्ति उतनी ही होनी चाहिए जितनी व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके। बहुत अधिक संपत्ति का संचय व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। वह कहता है कि राज्य के सदजीवन के लिए संपत्ति आवश्यक है, व्यक्ति के सदजीवन के लिए संपत्ति आवश्यक है। यानी कि वह कहता है कि संपत्ति उतनी ही होनी चाहिए जितने की व्यक्तियों का विकास हो सके, राज्य का विकास हो सके। अत्यधिक संपत्ति के तरफ भागना राज्य को विनाश करना है। तो अरस्तु ने संपत्ति के अर्जन के दो तरीके बताए हैं, यानी कि संपत्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है। संपत्ति के अर्जन के दो तरीके बताए हैं। एक है प्राकृतिक तरीका या उसको मानवीय तरीका कहते हैं, मानवीय या प्राकृतिक तरीका, मानवीय या प्राकृतिक तरीका। दूसरा है दानवीय या कृत्रिम तरीका। वह कहता है कि जब व्यक्ति अपने श्रम के द्वारा संपत्ति का सृजन करता है, यानी कि जब हम मेहनत करते हैं और मेहनत के द्वारा संपत्ति अर्जित करते हैं तो वह हमारा मानवीय तरीका होता है या प्राकृतिक तरीका होता है। यानी कि यह संपत्ति प्राप्त करने का मानवीय या प्राकृतिक तरीका होता है। दूसरा है दानवीय या कृत्रिम तरीका। यह दानवीय या कृत्रिम तरीका क्या है? अरस्तु कहता है कि ऐसा कार्य जिसमें व्यक्ति का श्रम नहीं लगा हो और बिना श्रम की संपत्ति अर्जित करता हो, वह क्या हो जाता है? अप्राकृतिक तरीका हो जाता है या दानवीय तरीका हो जाता है। यानी कि ऐसी संपत्ति जिसमें श्रम नहीं होता है, जैसे दूसरे की संपत्ति को हड़पना, चोरी करना, डाकेजनी करना इत्यादि। तो यह संपत्ति प्राप्त करने का या संपत्ति अर्जित करने का दानवीय या कृत्रिम तरीका है या प्राकृतिक तरीका है। अरस्तु कहता है कि ऋण देकर सूद लेना यह भी गलत तरीका है, इससे भी संपत्ति अर्जन नहीं करना चाहिए। या व्यापार में गलत तरीके से लाभ कमाना, जैसे कि लोग मिलावट करते हैं, सामान में मिलावट करते हैं, अनाज में मिलावट करते हैं, दूध में मिलावट करते हैं, वगैरह वगैरह विभिन्न वस्तुओं में खाद्य पदार्थों में मिलावट होता है। यह भी संपत्ति उत्पादन करने का गलत तरीका होता है। जो महाजन होते हैं वह गरीबों को सूद देते हैं, तो गरीबों को पैसा देते हैं और पैसे देकर सूद वसूलते हैं, यानी कि ब्याज पर पैसा देते हैं। तो ब्याज अर्जित करना भी, यह अरस्तु ने इसको महापाप की संज्ञा दी है कि वह कहता है कि वह कहता है कि ऋण देकर हमें ब्याज नहीं वसूलना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें ऋण का ब्याज नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होता है वह तो मूल देने में, यानी कि जितना पैसा हमने दिया है उस पैसे को वापस करने में असक्षम होता है, तो वह ऋण कहाँ से, वह ब्याज कहाँ से दे पाएगा, वह सूद कहाँ से दे पाएगा। वह जब सूद लिया जाता है तो उस सूद के पैसे में उस व्यक्ति की, उस गरीब की आह लगी होती है। ऐसे में वह पैसा हानिकारक होता है, व्यक्ति के उन्नति के मार्ग में बाधक होता है, व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो इस तरह से वह सूदखोरी को अन्याय मानता है, मिलावटखोरी को अन्याय मानता है। तो अरस्तु किसी भी स्थिति में अत्यधिक संपत्ति रखने के स्वीकार में नहीं होता है। वह कहता है कि संपत्ति अर्जित करनी चाहिए, लेकिन उतनी ही जितनी सी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। और वह संपत्ति के दो तरीके बताता है, एक मानवीय तरीका, एक प्राकृतिक तरीका, दूसरा दानवीय तरीका और कृत्रिम तरीका। अब अरस्तु संपत्ति विनिमय व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। विनिमय यानी कि एक्सचेंज, विनिमय।
संपत्ति का विनिमय हम कैसे करेंगे? अरस्तु संपत्ति के विनिमय का नैतिक तरीका बताता है। वह कहता है कि संपत्ति का विनिमय का समान मूल्य होना चाहिए। अरस्तु कहता है कि संपत्ति का विनिमय का समान मूल्य होना चाहिए। अरस्तु कहता है कि संपत्ति का विनिमय समान होना चाहिए, यानी कि हम जिसको कोई वस्तु देते हैं तो बदले में जो वस्तु लेते हैं तो दोनों का मूल्य एक ही होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों का मूल्य अधिक होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि एक वस्तु का उतना ही मूल्य होना चाहिए जितना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है। दूसरे व्यक्ति या अपनी वस्तु का मूल्य दूसरे से पाता है। अरस्तु कहता है कि एक वस्तु का मूल्य उतना ही होना चाहिए जितना कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु देता है या वस्तु के बदले में जो पाता है वही उतना ही मूल्य होना चाहिए। जैसे कि एक घोड़े का दाम है, एक घोड़ा है, घोड़ा है, यानी कि घोड़े का दाम मान लीजिए, एक घोड़े का दाम 50,000 रुपया है, 50,000 रुपया है। तो यदि हम घोड़ा उसको दे रहे हैं, अपना घोड़ा बेच रहे हैं, तो हमारे घोड़े का जितना मूल्य है उतना मिलना चाहिए। हमको अधिक भी नहीं लेना चाहिए और कम भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यानी कि किसी वस्तु का मूल्य, विनिमय मूल्य वह होता है कि जिससे कि बदले में जो वह प्राप्त करता है, एक वस्तु को दूसरे व्यक्ति के देने के बदले जितना वह प्राप्त करता है, यानी कि जो हम वस्तु देते हैं और जो बदले में लेते हैं वही हमारा विनिमय मूल्य होता है। तो इस संबंध में डनिंग कहता है, डनिंग इस संबंध में डनिंग कहता है कि अरस्तु के बारे में, इस संबंध में डनिंग अरस्तु के बारे में कहता है कि वह पूंजी के महत्व को समझ नहीं पाया, अतः सूद के संबंध में उसका विचार बड़ा ही अटपटा है। वह पूंजी के महत्व को समझ नहीं पाया, इसलिए सूद के संबंध में या ब्याज के संबंध में अरस्तु का विचार बहुत ही अटपटा है। अरस्तु का मानना है कि संपत्ति का दूषित वितरण समाज में असमानता को जन्म देता है। यानी कि संपत्ति किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक हो गई, किसी के पास बहुत कम हो गई, तो यह असमानता को जन्म देता है। संपत्ति का जो असमान वितरण होता है वह असमानता को जन्म देता है। अतः संपत्ति का जो वितरण है सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, भले ही वह व्यक्तिगत संपत्ति हो। तो वह संपत्ति वितरण के 3 विकल्प बताता है। पहला है, अरस्तु संपत्ति के स्वामित्व और वितरण के 3 प्रकार बताता है। पहला है व्यक्तिगत संपत्ति और सार्वजनिक उपभोग, दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति और व्यक्तिगत उपभोग, तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक उपभोग। वह 3 प्रकार की संपत्तियों का उल्लेख करता है। तो अरस्तु प्रथम प्रकार की संपत्ति है, अरस्तु उसके बारे में कहता है कि संपत्ति का स्वामित्व जो होना चाहिए वह व्यक्तिगत होना चाहिए। जो स्वामित्व होना चाहिए वह व्यक्तिगत होना चाहिए, लेकिन जो उसका उपभोग होना चाहिए, उसका उपभोग या उसका वितरण जो होना चाहिए सार्वजनिक होना चाहिए। यानी कि वह कहता है कि व्यक्ति के पास संपत्ति तो होती है, लेकिन जब व्यक्ति संपत्ति का अर्जन करता है, उसके पास अधिक संपत्ति हो जाती है, तो अपनी संपत्ति का उपयोग समाज कल्याण में करना चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए, गरीबों के लिए करना चाहिए। यानी कि सबके लिए संपत्ति की व्यवस्था सबके लिए करनी चाहिए। यानी कि संपत्ति को सभी लोगों में बांटना चाहिए, यानी कि सभी लोगों की सहायता अपनी संपत्ति के द्वारा करनी चाहिए। जैसे हम अमीर हो गए, तो हम जब अमीर हो जाते हैं तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा संपत्ति हो जाती है, अधिक संपत्ति हो जाती है, तो उस संपत्ति को हम समाज कल्याण में लगाएं, गरीबों की सेवा में लगाएं, दीनहीन की सेवा में लगाएं, बालकों की शिक्षा में लगाएं, वृद्धों के लिए लगाएं, यानी समाज कल्याण में होना चाहिए। दूसरे प्रकार की संपत्ति है सार्वजनिक संपत्ति और व्यक्तिगत उपभोग। वह कहता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है और उसका उपयोग व्यक्तिगत उपभोग जब होता है तो वह फिर दूसरी प्रकार की संपत्ति हो जाती है। यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है वह सबकी संपत्ति होती है, या फिर सभी लोग उसको उपभोग करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सार्वजनिक भूमि को कब्जा कर लेता है और उसका व्यक्तिगत उपभोग करता है। इससे समाज में बुराइयां फैलती हैं, बुराई को जन्म देता इससे समाज में बुराई फैलती है, और यह जो व्यक्तिगत उपभोग होता है सार्वजनिक संपत्ति का, यह बुराई को जन्म देती है। तो यह भी संपत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि सबकी संपत्तियों का उपभोग कोई एक व्यक्ति करे, यह अनुचित है, यह अन्यायपूर्ण है।
वह तीसरी प्रकार की संपत्ति के बारे में कहता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है और सार्वजनिक उपभोग होता है, यह भी संपत्ति के वितरण का तरीका गलत होता है। संपत्ति के वितरण का तरीका यह भी गलत है, क्योंकि जो सबकी भूमि होती है वह किसी की भूमि नहीं होती है। सब लोग उस भूमि का उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन उसका संरक्षण कोई करना नहीं चाहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सड़क के किनारे कोई पेड़ होता है, जैसे कि आम का पेड़ है, और आम का पेड़ बहुत फला हुआ है, बहुत लदा हुआ है, और सारे गांव वाले क्या करते हैं कि उसको तोड़ते हैं। सारे गांव वाले उसको तोड़ लेते हैं, और लेकिन उसको उस पे दवा का छिड़काव, उसका संरक्षण, उसमें पानी देने का कार्य कोई नहीं करता है। तो वही कहता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, वह संपत्ति जब सबकी संपत्ति होती है तो कोई भी उस संपत्ति की देखभाल नहीं करेगा। लेकिन और उसका जब सार्वजनिक उपभोग होने लगेगा तो एक समय ऐसा आता है, तो उसका जब सार्वजनिक उपभोग होने लगेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि यह सार्वजनिक संपत्ति समाप्त हो जाती है, यह नष्ट हो जाती है, यानी कि इसके उत्थान का कार्य, इसके उन्नति का कार्य, इसके विकास का कार्य नहीं हो पाता है। इसीलिए अरस्तु कहता है कि जो संपत्ति होनी चाहिए वह व्यक्तिगत होनी चाहिए, संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए, लेकिन उसका उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति को सभी व्यक्तिगत संपत्ति को समाज कल्याण में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार अरस्तु व्यक्तिगत संपत्ति और सार्वजनिक उपभोग को सबसे श्रेष्ठ मानता है, यानी कि वह कहता है इसे अराजकता की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है, समाज में किसी प्रकार की बुराइयां नहीं हो सकती है, इसलिए यह संपत्ति सबसे श्रेष्ठ होती है। आइए अब हम चलते हैं अरस्तु के परिवार विषयक धारणा। अरस्तु के परिवार विषयक धारणा। अरस्तु के अनुसार परिवार सामूहिक जीवन की प्रथम स्वाभाविक इकाई है। अरस्तु कहता है कि परिवार सामूहिक जीवन की प्रथम स्वाभाविक इकाई है। जब एक पुरुष एक स्त्री संतान उत्पन्न करने की इच्छा से मिलते हैं तब वहीं से परिवार का जन्म होता है, यानी कि पुरुष और स्त्री आकर्षणवश पुरुषों और स्त्रियों का एक दूसरे से संयोग होता है, तो वहीं से परिवार का जन्म होता है और इनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, माँ बाप होते हैं, माँ और बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, दादा दादी होते हैं। यही क्या होता है? यही परिवार हो जाता है, परिवार हो जाता है। इसी से परिवार की रचना होती है, यानी कि पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। प्रसिद्ध यूनानी हिसियाड का कहना है इस संबंध में, हिसियाड का कहना है कि घर स्त्री और बैल से प्रथम परिवार बनता है। घर स्त्री और बैल से पहला परिवार बनता है। तो अरस्तु के अनुसार परिवार में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सबके आवश्यकताओं की पूर्ति घर के मुखिया के द्वारा की जाती है, यानी कि परिवार में मुखिया होता है और वह मुखिया परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। और वह कहता है कि परिवार में वह दासों को भी आवश्यक अंग मानता है। अरस्तु ने परिवार में दास को भी आवश्यक माना है, दास को भी आवश्यक माना है परिवार में। वह कहता है कि दास भी परिवार का आवश्यक अंग है, क्योंकि परिवार के सदस्यों को अवकाश चाहिए और अवकाश तभी मिल सकता है जब परिवार के जो कार्य होंगे वह दासों के द्वारा किए जाएंगे। परिवार के कार्य दासों के द्वारा किए जाएंगे और वह दास जो होते हैं सब परिवार के बाह्य कार्यों को करते हैं, जैसे कि खेती करना, पशुओं की रखवाली करना, खेती करना, पशुओं की रखवाली करना इत्यादि को यह दास के द्वारा संपादित किया जाता है। इस तरह से परिवार के स्वामी का दास के ऊपर नियंत्रण रहता है, परिवार के ऊपर नियंत्रण रहता है, पुरुष का स्त्री पर नियंत्रण रहता है, पुरुष का बच्चों पर नियंत्रण रहता है। यानी कि परिवार में जो 3 प्रकार के संबंध हो जाते हैं। अरस्तु ने 3 प्रकार के संबंधों का उल्लेख किया है, जैसे कि पहला दास के ऊपर स्वामी का नियंत्रण, दास और स्वामी का संबंध, पति और पत्नी का संबंध, और पिता और पुत्र का संबंध। यह 3 प्रकार के संबंध परिवार में होते हैं। दास और स्वामी का संबंध, पिता और पुत्र का संबंध, पति और पत्नी का संबंध है। अरस्तु ने प्लेटो द्वारा प्रतिपादित पत्नियों और बच्चों के साम्यवाद की कड़ी निंदा की है, काफ़ी आलोचना की है।
अरस्तु व्यक्तिगत परिवार का समर्थक होता है, अरस्तु परिवार का समर्थक होता है, जबकि प्लेटो परिवार के साम्यवाद की बात करता है। वह कहता है संरक्षक वर्ग के पास न तो स्त्रियां होंगी न तो बच्चे होंगे। तो अरस्तु का कहना है कि परिवार एक प्राकृतिक संस्था है, उसका उन्मूलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है, उसका उन्मूलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। परिवार की विच्छेद की स्थिति राज्य को खतरनाक स्थिति में डाल देता है, यानी कि यदि परिवार नहीं रहेगा तो राज्य नहीं रहेगा। जैसा कि अरस्तु कहता है कि सबसे पहले स्त्री पुरुष के मिलने से परिवार की उत्पत्ति होती है, परिवार से कुटुंब की उत्पत्ति होती है, कुटुंब से कई कुटुंब बनते हैं, कई कुटुंब से गांव बन जाते हैं, फिर गांव से कई गांव बनते हैं, इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है। तो परिवार ही नहीं रहेगा तो राज्य ही नहीं रहेगा। तो वह कहता है कि जो परिवार है यह मानव जीवन का आवश्यक अंग है, परिवार एक संस्था है और इस संस्था को समाप्त करना राज्य को समाप्त करना है। वह कहता है कि यह जो परिवार है, इस परिवार में सबका एक दूसरे से लगाव होता है, सबका एक दूसरे से प्रेम होता है, पति का पत्नी से प्रेम होता है, पत्नी का पति से प्रेम होता है, माँ बाप का अपने बच्चों से होता है, बच्चों का माँ बाप से होता है, स्वामी का दास से होता है। इस तरह से परिवार जो है एक ऐसी पवित्र और नैतिक इकाई है, नैतिक संस्था है, जिसमें सारे व्यक्ति निस्वार्थ रूप से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार के अंतर्गत ही मुखिया के द्वारा सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। सभी लोग एक दूसरे के दुख और सुख में सहयोगी होते हैं और परिवार के द्वारा ही व्यक्ति का नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। लेकिन प्लेटो ने परिवार को व्यक्ति से दूर कर दिया है, वह परिवार को समाप्त कर दिया है। तो इसलिए अरस्तु ने प्लेटो की कड़ी निंदा की है। इसीलिए अरस्तु कहता है कि मैं प्लेटो का पुत्र होने के बजाय दूर का रिश्तेदार होना पसंद करूंगा। प्लेटो का पुत्र होने की बजाय मैं दूर का रिश्तेदार होना पसंद करूंगा। और इसीलिए कड़ी आलोचना के कारण ही प्लेटो भी अरस्तु के बारे में कहता है कि अरस्तु उस घोड़े की बच्चे की तरह से है जो अपनी माँ का दूध पी लेने के बाद उसी को लात मार देता है। तो इस तरह से अरस्तु परिवार को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता है, काफ़ी महत्वपूर्ण मानता है। अरस्तु अब परिवार में वैवाहिक संबंधों का भी नियमन किया है, यानी कि विवाह कैसे कैसे होने चाहिए, किस प्रकार होने चाहिए। तो वह कहता है कि अरस्तु कहता है कि वैवाहिक संबंध स्थापित करने के पूर्व पति और पत्नी के शारीरिक क्षमता, आयु, मानसिक योग्यता दोनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कि जब दो व्यक्तियों यानी कि जब एक स्त्री की एक पुरुष से वैवाहिक संबंध स्थापित होता है तो दोनों की आयु का ध्यान रखा जाना चाहिए, दोनों की बौद्धिक क्षमता का ध्यान रखा जाना चाहिए, दोनों की मानसिक क्षमता का ध्यान रखा जाना चाहिए। उसने यह सुझाव दिया है कि पुरुष की उम्र 37 वर्ष होना चाहिए। पुरुष की उम्र कितनी होनी चाहिए? 37 वर्ष होनी चाहिए। और वहीं स्त्री की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। यह स्त्री की उम्र है और यह पुरुष की उम्र है। पुरुष की उम्र 37 वर्ष होनी चाहिए और स्त्री की उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। और जो स्त्रियां हैं वह अधिकतम 50 वर्ष तक संतान उत्पन्न कर सकेंगी और पुरुष जो है अधिकतम 70 वर्ष तक संतान उत्पन्न करने के योग्य हो सकेंगे। अरस्तु कहता है कि गर्भावस्था के समय महिलाओं को नियमित व्यायाम करना चाहिए, नियमित पूजा पाठ करना चाहिए और उसने नैतिक उपदेशों का भी सुझाव दिया है, धार्मिक उपदेशों का भी सुझाव दिया है। क्योंकि अरस्तु भी यह मानता है कि एक बच्चे का विकास माँ के परिवेश से ही होता है। माँ जिस परिवेश में रहती है, अच्छे परिवेश में रहेगी तो बच्चा अच्छा पैदा होगा, अगर निगेटिव परिवेश में रहेगी या नकारात्मक परिवेश में रहेगी तो बच्चा विकृत पैदा हो सकता है। इसलिए बच्चा जब गर्भ में होता है तो माँ को चाहिए कि वह नियमित पूजा पाठ करे, नियमित व्यायाम करे और अच्छे विचार सोचे, वह धर्म ग्रंथ पढ़े और अपना झुकाव धर्म की ओर रखे, यानी कि नैतिक कहानियां पढ़े, उसको नैतिकपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब कोई स्त्री इस प्रकार से जीवन व्यतीत करती है तो आने वाला जो शिशु होता है वह भी काफी नैतिक होता है। और अरस्तु यह भी कहा है कि माता पिता की जो आयु होती है, बच्चों की आयु के बीच बहुत अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कि क्योंकि जो अत्यधिक आयु के माता पिता होते हैं वह अपने बच्चों का लालन पालन
उचित प्रकार से कर नहीं सकते हैं। यानी कि अधिक उम्र के जो माँ बाप होंगे, उनके बच्चे छोटे होंगे, तो उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अत्यधिक आयु के माता पिता बच्चों के लिए लाभदायक नहीं होते हैं और बहुत छोटी अवस्था वाले संतानें भी माता पिता की सेवा नहीं कर सकती हैं। यानी कि जो तो अरस्तु की धारणा अगर ले लें तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्तियों का जो व्यक्ति यानी कि माँ बाप की आयु जो है और बच्चों की आयु में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि माँ बाप बूढ़े हों, माँ बाप 50 साल के हों और बच्चा अभी 5 साल का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। यानी कि वैवाहिक संबंध इस प्रकार से होने चाहिए कि पुरुष और स्त्री का आयु में समानुपात हो, यानी कि बहुत अधिक अंतर न हो। यानी कि जो पुरुष है वह 50 वर्ष का भी ना हो और जो स्त्री हो वह 20 वर्ष का भी ना हो, इतना अंतर भी नहीं होना चाहिए। हालांकि अरस्तु ने 20 वर्ष का अंतर निर्धारित किया है, 17 वर्ष और 18 वर्ष, 20 वर्ष का अंतर निर्धारित किया है, लेकिन इतना अंतर भी बहुत अधिक है। यह जो उसने विचार दिया है अपने तत्कालीन परिस्थितियों में दिया है। तो अरस्तु के अगर थ्योरी को ले लें, अरस्तु के परिवार को ले लें, परिवार संबंधी धारणा को ले लें, तो माँ बाप को अरस्तु के परिवार संबंधी धारणा को ले लें तो एक स्त्री और पुरुष को समय के अनुसार ही बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। अरस्तु परिवार नियंत्रण पर भी बल देता है, वह कहता है कि परिवार की संख्या संतुलित होनी चाहिए, संयमित होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए और इसके लिए राज्य का भी नियंत्रण होना चाहिए। वह कहता है कि यदि गर्भ अनावश्यक हो तो उसका गर्भपात करा देना चाहिए। वह कहता है कि यदि गर्भ अनावश्यक हो तो गर्भपात करा देना चाहिए। तो इस तरह से अरस्तु जनसंख्या नियंत्रण पर भी बल देता है, जनसंख्या नियंत्रण पर भी बल देता है, जनसंख्या नियंत्रण पर बल देता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अरस्तु ने जो परिवार संबंधी धारणा प्रस्तुत किया है वह तार्किक है और तर्कसंगत है और प्रासंगिक है, उसकी आलोचना हम नहीं कर सकते हैं। अरस्तु के परिवार की और संपत्ति में अरस्तु ने जो संपत्ति संबंधी धारणा दिया है उसमें व्यक्तिगत संपत्ति और सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है, परिवार को सर्वश्रेष्ठ माना है, परिवार को नैतिक माना है, परिवार को पवित्र माना है। लेकिन वही प्लेटो परिवार की उपेक्षा करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों को मैं दास प्रथा और नागरिकता के संबंध में अरस्तु के विचारों से अवगत कराऊंगा। मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।